नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विनीता अपने दादा दादी के बारे में बात कर रही होती है कि वो दोनों कैसे एक दूसरे से प्यार करते थे। पर मेरे दादाजी को अपने प्यार को बयां करने नहीं आता था। लेकिन मेरे दादी के आखिरी समय में मेरे दादा ने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उनकी सारी डिमांड पूरी करते थे। मेरी दादी हमेशा मेरे दादाजी से एक ही चीज़ कहती थी कि हमेशा खुश रहना और अपना ख्याल रखना। मेरे दादा हमेशा सारे काम को छोड़कर अंकल को सौंप कर तीर्थ यात्रा पे निकल जाते थे और वो मुझे भी लेकर जाते थे। मैंने पहली बार देखा मेरे दादा को दुखी और खुश दोनों ही थे। वो हमेशा मेरे सामने खुश होने का दिखावा करते थे और ऐसे दुखी रहते थे। पर एक दिन मैंने उन्हें अकेले में, जब वो दुखी थे, तब मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको दुख है तो फिर आप मुझसे क्यों छुपाते हैं? मैं भी तो दुखी हूँ, क्या आप मुझे गले लगाकर नहीं रो सकते? जिस पर मेरे दादा ने कहा था, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? जिस पर मैंने उनसे कहा था कि हाँ। जिस पर दादा ने हंसते हुए कहा, वो पहली बार था जब मेरे दादा को मैंने हंसते हुए देखा, क्योंकि मैंने कभी दादा को हंसते हुए नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जब तुम मुझसे डरती हो तो फिर मैं तुम्हें कैसे गले लगा सकता हूँ, बताओ। अगर मैं तुम्हें गले लगाता हूँ तो तुम तो रो पड़ोगी। जिस पर फिर मैं आगे बढ़कर मेरे दादा को गले लगाती हूँ, जिस पर मेरे दादा भी मुझे गले लगाते हुए कहते हैं, बेटी तुम्हें रोना आ रहा है क्या? जिस पर मैं कहती हूँ, नहीं, नहीं आ रहा दादाजी, बस अच्छा लग रहा है आपको गले लगाकर। फिर मैं और दादाजी दोनों ही काफ़ी देर तक गले लगाए थे और मेरे दादा ने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारी दादी ने मुझसे क्या कहा था? जिस पर मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि दादी के मरने से पहले आप बहुत उदास थे, लेकिन दादी के आखिरी समय से पहले दादी से आप जब मिलने गए उसके बाद पता नहीं क्यों आप बहुत खुश थे और उसके बाद फिर आप दादी के साथ बहुत खुश रह रहे थे। दादी ने आपसे क्या कहा था? जिस पर वो कहते हैं कि मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी और जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं तुम्हारे पति को ये बात बताऊंगा। मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे पति को क्यों बताएंगे, आप मुझे भी तो बता सकते हैं। तो उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा कि कुछ बातें आदमियों के बीच होती है, जस्ट मैन टू मैन। मैंने कहा, मैन टू मैन का क्या मतलब होता है? हाँ, आदमियों के बीच की बात क्या मुझे नहीं पता चल सकती? और वैसे भी आप मेरे ही पति से बात करेंगे ना, तो बाद में मैं उससे पूछ लूँगी। मेरे दादा हंस गए ते हुए कहने लगे, ठीक है, तुम्हारे पति अगर तुम्हें बता देता है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तो सिर्फ उसे ही बताऊँगा। ठीक है, अगर दादी होती ना तो मैं दादी से ज़रूर पूछती। ये कहते हुए मैं चली गई। मेरे दादा हंसने लगे। मैंने देखा उन्हें पलटकर, वो बहुत हंस रहे थे। उस दिन मेरे दादा को मैं इतनी खुश देखकर बहुत खुश हुई थी और मैं भी सच में कुछ पल के लिए खुद को भूल गई थी, क्योंकि घर में जो कुछ भी हुआ इस सब से मेरे घर में हर कोई दुखी था। चाचा चाची, मेरे दादाजी, मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मेरी दादी चली गई, सभी लोग दुखी थे। पर जब मैं लौट कर आई ना, तो मैं और दादा दोनों ही बेस्ट फ्रेंड बन गए थे और मेरे दादा बहुत खुश थे और मैं भी। और ये देखकर मेरे चाचा चाची बहुत खुश हुए। मेरे चाचा चाची को मेरे दादाजी ने बुलाया और कहा कि देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, अब से कोई भी मेरे मम्मी पापा के बारे में घर पे बात नहीं करेगा। पर मैं जानती थी कि वो क्यों नहीं बात कर रहे थे। मैं चाहती थी कि वो बात करे, लेकिन मेरे दादाजी ने उन्हें कहा था कि इससे वो मैं दुखी होंगी, इसलिए वो घर पे मेरे मम्मी पापा के बारे में बात नहीं करते थे। पर मैं
चाहती थी कि वो मुझे बताएं कि मेरे मम्मी पापा और कितने अच्छे थे। मैं जितना जानती थी मुझे और जानने की इच्छा हुई थी, लेकिन जब भी मैं चाचा चाची से बात करने जाती, मेरे दादा बीच में ही टोक देते और कहते कि जाओ जाके पढ़ाई करो, तुम पढ़ोगी तभी तो आगे बढ़ोगी। ये कहकर वो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए कहते थे और इस वजह से मुझे मेरे दादा पे बहुत गुस्सा भी आता था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, जैसे मेरे पापा ने मेरे दादा को छोड़कर चले गए थे। और इसलिए मैं कहीं भी एक जगह टिकती नहीं थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मुझसे ये कहता है कि तुम अपने पापा के बारे में बात मत करो, क्योंकि उन्हें लगता है मैं दुखी हो जाऊंगी। पर मुझे अच्छा लगता है उनके बारे में बात करना। जितना मैं उनके बारे में बात करती हूँ मुझे और अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। वो कैसे थे, क्या करते थे। तुम मेरी बातें सुन रहे हो ना? जिस पर विनय कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुम जो भी कहोगी मैं सब सुनूंगा। क्या मैंने कहा बता सकते हो? तुमने कहा कि तुम्हारे दादा के पास एक सीक्रेट है जो तुम्हारे दादा सिर्फ तुम्हारे होने वाले पति को बताएंगे। हाँ मैंने ये कहा तो ज़रूर, तुम मुझे बताओगे ना अगर मेरे दादा ने तुमसे कहा तो? जिस पर वो कहता है देखा जाएगा, अगर दादा ने प्रॉमिस करवा लिया तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे प्रॉमिस नहीं करवाया तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूँगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। ये कहकर वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। विनीता कहती है अब क्या करें, बोर हो रहे हैं, फिल्म देख ली, खाना बना लिया, खाना खा लिया, अब मुझे बोरिंग लग रहा है, चलो ना कुछ किताबें पढ़ते हैं। किताबें? तुम्हारे यहाँ पे तो किताबें ज़्यादा है नहीं, वैसे मेरे पास अकाउंट्स की किताबें हैं। देखो मुझे मैथ नहीं पढ़ना। मैथ पढ़ने में क्या बुराई है? तुम्हें पता है मैथ कितना अच्छा होता है। मैथ सीख जाओगी तो तुम्हें कोडिंग करना आ जाएगा, बहुत कैलकुलेशन वगैरह, हार्ड कैलकुलेशन भी आ जाएगा। देखो मुझे ये सब नहीं सीखना। अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं फ़ोटोग्राफी को नहीं चुनती, किसी बैंक में जॉब कर रही होती। उफ, मुझे नहीं करना। अच्छा ठीक है बाबा, तो तुम किस तरह की किताबें पढ़ना चाहती हो? मैं मोटिवेशन के बुक्स पढ़ सकती हूँ। मोटिवेशन बुक्स? हाँ, या फिर फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड, फ़ोटोज़ के कैमरा को किस एंगल में रखना चाहिए ताकि कैमरे की पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो सके। मेरे पास ऐसी किताबें हैं। फिर वो दोनों ही कहते हैं हम दोनों के पास एक दूसरे की पढ़ाई के रिलेटेड किताबें हैं, हमारे पास कोई ऐसी बुक्स नहीं है जिसे हम दोनों साथ में पढ़ सकें। सही कहा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की किताबें पढ़ सकते हैं ना? नहीं, अच्छा होगा कि ना पढ़ें, क्योंकि तुम मुझसे 50 सवाल पूछोगी और फिर मैं तुमसे, फिर हम दोनों ही एक दूसरे की पढ़ाई पे कमेंट करने लगेंगे। बेहतर होगा कि ये काम ना करें हम। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, मज़ा आएगा, इसे करने में मज़ा आएगा। विनीता बोलते हुए हंस रही होती है। विनय कहता नहीं नहीं, मैं समझ गया तुम्हारे दिमाग में खुरापाती चल रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। अरे मुझे करना है ना, चलो ना, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं, चलो मैं तुम्हारे रूम में जाके। वो दौड़ते हुए सीढ़ियों पे जाने लगती है उसके कमरे के, और विनय उसे रोकते हुए उसके पीछे पीछे जाता है। विनीता उसके कमरे का दरवाज़ा खोलती है और देखकर हैरान होती है, कमरा इतना साफ। विनय कहता है क्या हो गया, तुम रूम में जाने से पहले रुक गई? मेरा रूम गंदा तो नहीं है? वही तो, मैंने नहीं सोचा था एक लड़की का कमरा इतना साफ़ हो सकता है। क्या कहना चाहती हो कि लड़कों का कमरा साफ़ नहीं होता? अरे मैंने देखा है फिल्मों में, लड़कों का कमरा साफ़ नहीं होता, बहुत गंदा रखते हैं वो। देखो मानता हूँ कि लड़के गंदे रखते हैं, मैंने भी रखे हैं कॉलेज टाइम पे, पर जब इंसान सिंगल रहता है ना तो उसको पता रहता है कि घर गंदा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस घर में वो खुद रह रहा है। अगर वो गंदगी मचाएगा तो उसे ही बाद में साफ़ करना पड़ेगा और उसकी ही चीज़ें नहीं मिलेगी बाद में, क्योंकि पता चला कि मुझे
कोई किताब चाहिए और मैंने किताब के ऊपर किताब चढ़ा रखी है और मुझे पता ही नहीं कि मेरी किताब मैंने कहाँ रखी है, उसके ऊपर कपड़े रखे हैं, उसके ऊपर कुछ और रख दिया, तो मुझे मिलेगा नहीं ना। इसलिए कपड़े समेट कर रखना सीख गया हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सालों से अकेला रह रहा हूँ। ओह, तो अब तुम एक्सपीरियंस होल्डर बन चुके हो, इसलिए पता है तुम्हें। हाँ बिल्कुल, क्यों ना पता हो। अगर साफ़ सुथरा नहीं रखूँगा तो बाद में मेरी ही चीज़ें मुझे नहीं मिलेगी और बाद में मेरा ही टाइम ज़ाया होगा। लगता है तुम्हें कहीं बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ है इस वजह से। हाँ, एक बार क्या हुआ था पता है, मैं गया था किसी इंटरव्यू में, बैंक का जॉब लगने से पहले। वहाँ पे जब मैं गया था ना, वहाँ जाने से पहले मैंने बहुत अच्छी शर्ट आयरन की थी, पर मैंने कहाँ रखी थी ये मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने उसे एक हफ़्ते पहले आयरन करके रखा था। मैं बहुत एक्साइटेड था इंटरव्यू के लिए, तो मैंने पहले से ही कपड़े प्रेस वगैरह करके कहीं रख दिया था, पर याद नहीं कहाँ रखा था। फिर मैंने अपना अलमारी खोला और उसके ऊपर कपड़ों का जो पहाड़ था, उस कपड़े के पहाड़ से मुझे शर्ट को ढूंढने में 30 मिनट लग गए, क्योंकि सिर्फ कपड़े ही नहीं ढूंढने थे, बल्कि मुझे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ढूंढनी थी। मोजा वगैरह सब कुछ मैंने एक साथ अरेंज किया था, लेकिन गलती से मैंने सब कुछ को मिस करके रख दिया। और तो और मैंने अपनी सारी फाइलें भी इधर उधर करके रख दी थी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने आधे घंटे तक खुद को तैयार करने में लगा दिया, सिर्फ किस वजह से ना, मैं अपने सामान को नहीं ढूंढ पाया। अपने सामान को ना ढूंढ पाने की वजह से मैंने इतनी गंदगी मचाई थी, इतनी गंदगी मचाई थी, जितनी गंदगी मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं मचाई। लेकिन फिर भी मैंने ये किया और मैंने अपना भागते दौड़ते हुए इंटरव्यू कंप्लीट किया। लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं निराश होकर घर आया। मेरे इंटरव्यूअर ने पता है मुझे क्या कहा था? मेरे इंटरव्यूअर ने मुझसे कहा कि आपके कपड़े प्रेस नहीं लग रहे। मैंने कहा उनसे कि एक हफ़्ते पहले तो प्रेस किया था मैंने इसे, अब मैं क्या करूं अगर ये प्रेस नहीं लग रहे तो, क्योंकि मेरे पास दोबारा इसे प्रेस करने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि कपड़े मैंने इस हाल में रखे थे कि जिस पर विनीता उसे गले लगाती है और कहती है कोई बात नहीं, होता है। हाँ, होता है। वो पहली मिस्टेक थी जो मुझे समझ आई कि घर समेट कर रखना कितना ज़रूरी होता है। इसलिए मेरी माँ जब भी घर समेटती थी, मैं कहता था उनसे कि ये कितना बोरिंग काम है, पर मुझे उस दिन पता चला घर समेटा हुआ रहने का वैल्यू, क्योंकि मुझे हर चीज़ वैसे ही मिल जाती थी जैसी मैं चाहता था। हाँ, इसलिए मैं अपना कमरा अब समेट कर रखता हूँ। ये कहते हुए विनीता उसके पूरे कमरे को अच्छे से देखने लगती है और उसके कमरे को एक्सप्लोर करने लगती है। जब वो उसके कमरे को पूरा घांट रही होती है तो वो सोचती है कि इतना अच्छा से बोल रहा है, चलो इसका कबर्ड देखती हूँ। वो कबर्ड खोलने ही वाली होती है कि विनय तुरंत उस पर हाथ रखता है और कहता है नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। विनीता कहती है कि कबर्ड से ही तो पता चलेगा कि तुम्हारा कमरा कितना साफ़ है। जिस पर विनय कहता है देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी कबर्ड में अपने कपड़े टांगने का शौक़ है, लेकिन अभी हमारी शादी नहीं हुई है। विनीता कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ सोच भी रही हूँ? नहीं सोच रही हो, पर मुझे लगता है तुम ऐसा ही चाहती हो। क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ? नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाता हूँ। विनीता कहती है खबरदार जो ऐसी बातें की तो। जिस पर विनय उसे कहता है तुम मेरा कबर्ड क्यों देखना चाहती हो? बस देखना चाहती हूँ कि सच में तुमने बहुत संभाल कर चीज़ें रखी है ना। क्यों, तुम मेरा साइज़ जानना चाहती हो कपड़ों का? कैसी बातें कर रहे हो? ये कहते हुए विनीता शर्माते हुए वहाँ से निकल जाती है। विनय कहता है बच गया, अपने कबर्ड पे हिलान देते हुए, और कहता है अगर इसने खोल दिया होता ना तो सारी पोल पट्टी खुल जाती। मैंने तो अभी भी कबर्ड को मेस्क बना कर रखा है। ओ गॉड। और उसी टाइम वो कपड़ा का अलमारी खोलता है
अलमारी खोलते ही कबर्ड को सारे कपड़े धड़ाधड़ उसके ऊपर गिरने लगते हैं। और विनीता तभी वापस आ जाती है ये कहने के लिए कि मैं नीचे तुम्हारा, वो कुछ बोलने ही वाली होती है तो विनीता देख लेती है और विनय उसे देखता है। विनीता कहती है तो ये तुम मुझसे छुपा रहे थे, उसके कमरे में आते हुए, और कहती है उफ, पकड़े गए तो। ओ बाबू, तुम तो सच में अभी भी कपड़े संभालना नहीं जानते। देखो ऐसा नहीं है। ओ तो कैसा है? शायद तुम अपने काम पे जाने से पहले अपने कपड़ों को प्रेस करते हो। तुम्हें ये समझ आया तुम्हारी पहली गलती से कि कपड़ों को कभी भी पहले से प्रेस करके नहीं रखना चाहिए, इसलिए जाने से पहले कपड़े प्रेस करने चाहिए, इसलिए तुमने ये किया है। हाँ, तुम्हारे सारे कपड़े काफ़ी बेहाल हैं। बेचारे चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो इस आदमी से। ये जालिम आदमी हमें अलमारी में ऐसे ठूंस कर रखता है जैसे कि हम रुइये हैं। हम कोई तकिया नहीं जिसे हमें इस तरह से ठूंसा जाए। और मुझे समझ नहीं आता है तुम्हारे पास इतने कपड़े क्यों हैं? कितनी कंट्री घूम चुके हो जो इतने कपड़े इकट्ठे करके रखे हैं? वो उसकी नज़र वहाँ पे 3 सूटकेस पे पड़ती है। वो कहती है क्या तुम 3 सूटकेस कपड़े लेके घूम रहे थे? जिस पर विनय कहता है देखो, मैं अब तक 2 कंट्री से डायरेक्ट इस कंट्री में आया हूँ, इस वजह से मेरे पास इतने कपड़े हैं। एक सूटकेस ठंड के कपड़े हैं, एक सूटकेस नॉर्मल कपड़े हैं, और एक सूटकेस थोड़े पार्टी वेयर कैजुअल सबके मिक्स है, कोट वगैरह है, तो इसलिए 3 सूटकेस हो गए थे। उसके अलावा कुछ थोड़े बहुत इधर उधर के चीज़ें मैंने ख़रीद रखे थे तो वो सब हैं, इस वजह से 3 सूटकेस है मेरे पास। मैं सोच रही हूँ 3 सूटकेस लेके आते कैसे थे तुम? देखो इतना मत सोचो मेरे बारे में, तुम खुद के बारे में सोचो ना। तुम्हारा कमरा भी तो काफ़ी सुंदर दिखता है, पर मैंने भी तो तुम्हारे कबर्ड को कभी हाथ नहीं लगाया। चलो मैं भी देखता हूँ तुम्हारा कबर्ड। ये कहते हुए नीचे जाने लगता है तो विनीता उसे रोकती है और कहती है पहले इसे साफ़ तो कर लो, फिर मेरे कमरे में जाकर मेरा कबर्ड देखना। अरे वो बाद में हो जाएगा। जिस पर विनीता कहती है कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर वो वैसे ही उठाता है दोनों हाथों से, मोचोड़ते हुए कचोड़ते हुए उस कपड़े को अलमारी में ठूंसने शुरू कर देता है। विनीता कहती है तुम ऐसे कपड़े रखोगे तो सच में कपड़े नहीं हटेंगे अलमारी में, और वो फिर गिर जाएंगे खुलते ही। तो क्या करूं, इसे मैं समेटना बैठ जाऊं? जिस पर विनीता कहती है क्यों, तुम्हें समेटना नहीं आता? देखो माँ को देखा था मैंने समेटते हुए, उसके बाद मैंने अपने सूटकेस में डालते वक्त भी थोड़ा बहुत मतलब फ़ोल्ड करना सीखा था ऑनलाइन से, पर मुझे ना ये बहुत बोरिंग काम लगता है, इसलिए मैं नहीं करने वाला। विनीता कहती है इतना भी बोरिंग काम नहीं है, जब तुमको प्रेस ही नहीं करना है अभी तो फिर तुम इतना सोच क्यों रहे हो, अच्छे से फ़ोल्ड करना ही तो है। जिस पर विनीता उसे फ़ोल्ड करना सिखाती है, जिस पर विनय कहता है देखो सच में कितना बोरिंग काम है ना। जिस पर विनीता कहती है तुरंत हो जाएगा। जिस पर विनय कहता है देखो टाइम लगता है, देखो 4 सेकंड लगे हैं इसे फ़ोल्ड करने में। तुम काउंट कर रहे थे सेकंड्स में भी, लिटरली? हाँ तो नहीं तो क्या, कम से कम 30 सेकंड तो लगा ही होगा। देखो 3 सेकंड लगे या 40 सेकंड लगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इतना मत सोचो। देखो तुम इतना काउंट क्यों करते हो? मैं तो सोचूंगा और मैं तो काउंट करूंगा भी। देखो मुझे पसंद नहीं ये सब इतना मेहनत का काम करना। खाना बनाना तुम्हें मेहनत का काम नहीं लगता है? देखो खाना बनाना बहुत पसंद है इसलिए क्योंकि खाना मैं खुद के लिए बनाता हूँ, और मुझे अपने खाने में ना खामियां पसंद नहीं, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है। आई लव माई मील्स, और मुझे अपने मील्स से बहुत प्यार है। मैं अपने खाने में ख़राबी नहीं देख सकता, इसलिए मुझे अपना खाना बेस्ट से भी बेस्ट पसंद है। अच्छा तो अगर कभी मेरा हाथ का खाना ख़राब बन गया तो तुम मुझ पे चिल्लाओगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है,
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आप